डिबेट का एक ही मकसद है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना। जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे। श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। कोर्ट, आप आराम करो। कल ये लोकसभा से भाग गए थे, आज मेरा निवेदन है भागना मत, यहीं रहना। जो 1913 से मुस्लिम वक्फ बोर्ड वंदे मातरम को खंडित किया था, 1947 में आपने भारत को खंडित आजादी दिलाई। खंडित ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है क्या वंदे मातरम पे हो रही है? अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं। गार्गे जी उधर जरा जोश से कुछ बोलते हैं मोदी के लोग। सर, अब इनको जवाहरलाल नेहरू की बात चुभ रही है तो मैं क्या करूं? अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। एक बैठ जाइए, बता रहा हूँ, मैं समझ गया। साहब, ये गोलवलकर गुरु जी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो। पूरा पढ़ा है मैंने। इनकी खुशी पूरी कर देता हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने भी नहीं देती मैडम। ये आरएसएस के शब्द नहीं है, ये बीजेपी के शब्द नहीं है। दिग्विजय जी घबराइए मत, पूरा पोथा ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं, पूरा पोथा। आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर जो डिबेट परसों से चल रही है उस पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं। ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम उस ऐतिहासिक घड़ी का चश्मदीद। सांसदों को तो जुटवाइए। हाँ? कोई सांसद ही नहीं आ रहे। you please take your seat. 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 Nada ji, honorable Nada ji, please address to me. ये हम सबके लिए ऐतिहासिक पल की घड़ी है जब हम इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 दिनों में लगभग 80 से ज्यादा हमारे सांसदों ने वंदे मातरम पर अपने वक्तव्य दिए हैं। यह बताता है कि यह विषय कितना समसामयिक है, कितना रेलेवेंट है और कितना हम सब लोगों के लिए दिल से जुड़ा हुआ है। इस बहस, इस चर्चा से एक बात और हम सबको ध्यान में आती है कि हम वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए आज की युवा पीढ़ी, जिन्होंने वह आजादी की लड़ाई नहीं देखी, जिन्होंने सिर्फ आजादी के बारे में इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, उनको भी वह जानकारी बहुत गहराई से इस चर्चा के माध्यम से मिलने वाली है, जो युवा पीढ़ी को भी आने वाले समय में प्रेरित करेगी। जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह देश की आत्मा को जगाने का मंत्र है। हम ये मानते हैं कि यह राष्ट्र का पुनर्जागरण है और हम यह भी मानते हैं कि यह राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक तरीके से आह्वान है। और इसलिए यह मंत्र हम सब लोगों को प्रेरित भी करता है और हमारे को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सुअवसर भी देता है और उसके लिए प्रेरणा भी देता है। हमारी संस्कृति, गौरवमय संस्कृति, उसके प्रति इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसा हम देखते हैं। यह गीत इतिहास के बहुत सी घटनाओं का साक्षी है, जो घटनाएं आजादी के समय घटी, और यह वंदे मातरम का मंत्र उन सबको ऊर्जा देता हुआ उस आजादी के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में इसने ऊर्जा का काम किया है,
यह भी हम सब लोग जानते हैं। वंदे मातरम एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक प्रण है, एक संकल्प है। यह मां भारती की साधना है, यह मां भारती की सेवा है और यह मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम से जो भाव पैदा होते हैं, वह भाव जो इमोशंस पैदा होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड इन वर्ड्स। उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। यह एक आजादी का जज्बा भी देता है और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम सबको प्रेरित भी करता है। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 1875 1875 when the Britishers हमारे ऊपर अपना नेशनल एंथम थोपना चाहते थे और वह हर स्कूल में, हर जगह गॉड सेव द क्वीन, इस धुन को वो प्रतिपादित करना चाहते थे, वो यहां पर लाना चाहते थे। उस समय हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्हें हम बंकिम बाबू के नाम से जानते हैं, उन्होंने देश को वंदे मातरम का गीत दिया और यह वंदे मातरम का गीत एक तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट इसने किया, जो सदियों से हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति पर, हमारी आजादी पर जो कुठाराघात किया जा रहा था, उसको जागृत करने का काम किया। तो इस वंदे मातरम गीत ने किया, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। और यह 1882 में यह आनंद मठ में जोड़ दिया गया और जैसा मैंने कहा कि इसका लाइटनिंग इफेक्ट रहा। वंदे मातरम के गीत कोई राजनीतिक भूमि की लड़ाई नहीं थी। वह लड़ाई गुलामी से मुक्ति पाने की लड़ाई थी और उसके साथ साथ वह जो हमारे दिलों में हजार साल से गुलामी का जो दबाव हमारे ऊपर था, उससे निकल करके मुक्ति पाने की आशा का किरण थी। यह इस गीत से हमको संबोधित होता है, प्रतिपादित होता है। और बंकिम चंद्र जी ने यह गीत तब लिखा जब अंग्रेजों ने यह रिवायत बना ली थी कि भारत की संस्कृति को हर तरीके से तोड़ा जाए, उस पर घात किया जाए और संस्कृति को डिमीन किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, ताकि भारतीयों के मन में स्व की भावना को कुंठित करने में वह सहयोगी बने। और ऐसे समय में बंकिम चंद्र जी ने कहा, यह भारत देश, यह ज्ञान और समृद्धि की देवी है, भारत माता, यह ज्ञान और समृद्धि की देवी है। उन्होंने मां लक्ष्मी से, मां दुर्गा से, मां सरस्वती से, यानी शक्ति, धन धान्य और विद्या इसकी दायिनी है। यह इस देश के भाव को उन्होंने जागृत किया और इसके साथ साथ यह कहा कि भारत के दुश्मनों के लिए मां भारती अपनी चंडी की तरह खड़ी है और शस्त्र के साथ खड़ी है। यह भी बात हम सबको ध्यान रखना है। यह मंत्र इतना कारगर सिद्ध हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इस गीत को बैन कर दिया और यहां तक हो गया कि वंदे मातरम गाया जाएगा या वंदे मातरम का स्लोगन लगाया जाएगा तो उसके जेल के शिक्षों के पीछे भेज दिया जाएगा। और इसको एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हम सबको देखने को मिलते हैं। जब विनायक दामोदर दास सावरकर ने अपने लेख में जब वंदे मातरम पर लेख लिखा, जो विहारी के अंक में छपा, तो जो उनको सजा दी गई, उस सजा में चार्जशीट में यह जोड़ा गया कि आपने वंदे मातरम में जो आर्टिकल लिखा है वो सिडिशियस है, वह देश का द्रोह है और इसलिए आपको जो सजा है वो 2 टर्म की, 2 जन्मों की काला पानी आपको भेजा जाता है। उनको अंडमान भेजा गया था।
यानी वंदे मातरम से ब्रिटिश कितने घबराते थे, कितने चिंतित होते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, ये करोड़ों लोगों को जगा रहा है, ये करोड़ों लोगों में स्व की भावना प्रेरित कर रहा है। उसी तरीके से जब श्री अरबिंदो ने लगभग 6 आर्टिकल्स इस पर लिखे, 7 आर्टिकल्स लिखे, तो वंदे मातरम पर वो हिंदू प्रकाश में प्रकाशित हुआ, तो श्री अरबिंदो को भी अरेस्ट किया गया और बाद में वो पुडुचेरी चले गए, वो भी हम सबको मालूम है। वंदे मातरम का सिर्फ उत्तर भारत में, मध्य भारत में ही प्रभाव था या पूर्वी भारत में प्रभाव था, ऐसा नहीं। इसकी आवाज और इसकी गूंज साउथ में तमिलनाडु तक भी पहुंची, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वहां भी जब तमिलनाडु में कोरल मिल्स में, टुटीकोरिन में जब आंदोलन हुआ, तो उसका भी स्वर वंदे मातरम से था, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से तिरुनेलवेली तमिलनाडु, वहां भी जब जनता के साथ आघात हुआ, तो उसके आंदोलन में उस समय वंदे मातरम का गीत गाया गया। और हम सब जानते हैं कि खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे पर चढ़े, तो अंतिम शब्द उनका था वंदे मातरम। इसलिए वंदे मातरम गीत हम सब के लिए भावनाओं से प्रेरणा देने वाला और देश को एकता के साथ आगे बढ़ाने का मंत्र है। जब हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल जयराम रमेश जी ने अपने वक्तव्य को समाप्त करने में उन्होंने कहा कि आप डिबेट का एक ही मकसद है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना। उन्होंने तुष्टीकरण की बात भी कही। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और मैं जयराम जी से यह भी कहना चाहूंगा, उनके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेवार तो सरदार ही होता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चलते चलने वाली सरकार के सरदार जवाहरलाल नेहरू ही थे, और ये जिम्मेवारी लेनी भी चाहिए। जब आपको खुशी हो तो आप उसका श्रेय लें, जब आप मुसीबत में आए तो आप श्रेय बदल डालें और आप कहें कि इसके लिए तो ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे, ये भी जिम्मेवार थे। ये जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। सर, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो नेहरूवियन एज, मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आगे आ रहा हूं। जयराम जी, अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। प्लीज। अभी हम आजादी के आंदोलन में ही हैं, तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। मैं अब इसके आगे बड़े जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सम्मान और जो स्थान
वंदे मातरम को मिलना चाहिए था, वह सम्मान और स्थान नहीं मिला और उस समय के देश के शासक उसके लिए जिम्मेवार थे। यह मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको नेहरू आर्काइव्स 1937 से कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। इन 1937 जवाहरलाल नेहरू expressed reservations about Vande Mataram, dismissing its interpretation as homage to Mother Goddess as, quote, absurd. In September 1937, a letter to Urdu writer Ali Sardar Jafri, he criticized the song's language, calling, quote, too many difficult words which people do not understand, unquote, and argued that its ideas were, quote, out of keeping with modern notions of nationalism and progress, unquote. हमारा यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है। मैं सारी बात और ये सारे कागज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज में ऑथेंटिकेट करूंगा, सारे कागज बड़ा पोथा लेके आया हूं। कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। एक बैठ जाइए, बता रहा हूँ, मैं समझ गया साहब। ये गोलवलकर गुरु जी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो, खड़गे जी, टैगोर का पढ़ो। खड़गे जी, मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। 1937 में एक मिनट 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी रुक जाओ भैया, पर सारे। दूसरा, in 1937 it was under the presidency of Jawaharlal Nehru that under pressure from the communal elements they altered the sacred song, discarding stanzas that invoked Bharat Mata as the Ma Durga wielding weapons of freedom. अब इसी को सपोर्ट करने के लिए मैं कैलकाटा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी अक्टूबर 26 टू नवंबर 1, 1937 रेजोल्यूशन फॉर द AICC उसको उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें यह बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन मैं उसमें से शब्द पढ़ रहा हूं। Gradually, the use of the first two stanzas of the song spread to other provinces, and certain national significance began to attach to them. The rest of the song was very seldom used, and is even not now known to few persons. There was absolutely nothing in them which objection could be taken from the religious or any other point of view. उसके आगे लिखते हैं, the other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain allusions and religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognized the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song.
the committee recommended that wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung. सर उसके पहले के लाइन पढ़िए सब पढ़ रहा मैं सब पढ़ रहा हूं आप बैठ Jairam ji, please. You yesterday you have gone through मैंने पढ़ा and you have given all your speech. No, पढ़ा। Please, let him express himself. पूरा पढ़िए पूरा पढ़ा है मैंने सर No. You please, you take your seat. Let us listen to him. Then we will look into it. Please take your seat. Please take your seat. Let him express himself. Then we will look into it. Nadaji, you continue. सर हाउ You please continue. आप बैठ जाएं। मैं ये सारे का सारा रेजोल्यूशन वंदे मातरम को 2 स्टैंजा में क्यों सीमित करना है उसी पर सारा लिखा हुआ है। पूरा पढ़ा हूं सर, इनकी खुशी पूरी कर देता हूं। द सॉन्ग वॉज नेवर सेंग एज ए चैलेंज टू एनी कम्युनिटी ग्रुप। द इंडियंस मेक इट क्लियर। अब मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने भी नहीं देती मैडम। मेरे सीधेपन पे इतना नाजायज फायदा मत उठाइए। You please Let the debate continue as it is continuing. Nadaji, please read. The committee recommended wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to the organizers. देखिए freedom देते हैं। The perfect freedom to the organizers to sing any other song of an unobjectionable character in addition to it or in place of Vande Mataram song. So when he started reading the whole thing, the members are not allowing him. Let him read the whole thing then. He is ready to read. Why you are worried? Please, बैठिए. All members, please बैठिए. Let Nadaji continue his speech, please. All बैठिए. सर, तो मैंने आपके सामने, और मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा, जयराम रमेश जी को जो बोलना होगा वो बता देंगे। Please बैठिए. Let him speak. Please. सभापति जी, मैं अब आपके सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं और मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। जो भी आपको पूछना हो आप मेरे वक्तव्य के बाद पूछ लें और मैं सब कुछ ऑथेंटिकेट करूंगा। अब मैंने जब कहा, जो मैंने उद्धृत किया वह बताता है कि वंदे मातरम को उचित सम्मान और उचित स्थान न देने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इसको हमको ध्यान रखना। मैं राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम जनगण मन की पूरी मन से इज्जत करता हूं और उसके सम्मान में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
कितनी देर नेशनल एंथम पर चर्चा हुई, कितने समय नेशनल एंथम पर चर्चा हुई। नेशनल फ्लैग पर तो आपने कमेटी बैठाई, कमेटी में चर्चा हुई, कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर चर्चा हुई, लेकिन जब नेशनल एंथम की बारी आई तो आपने क्या किया। अब मैं फिर आपको उद्धृत करना चाहता हूं। सबसे पहले कि 24 जनवरी द डिसीजन टू डिक्लेयर जन गण मन एज द नेशनल एंथम was announced on the final day of the Constituent Assembly, January 24th, 1950, without any debate and discussion, on prior notice, simply through the statement of Dr. Rajendra Prasad. अब मैं नहीं सर, ये I am not. No. Jairanji, don't disturb. We are already running late. You please take your seat. We are already running late. Sir, Jairamji, please take your seat. Take your seat. Don't interfere. Please. Honorable ji, please continue. इसके बाद लगभग 2 महीने। जी, you please continue. सर, इसके बाद Nothing will go on record except leader of the house speech. इसके बाद लगभग 2 महीने के बाद 24 जनवरी 1950 के दिन 11 बजे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बैठक हुई, तो बिना किसी बहस, बिना किसी चर्चा, बिना किसी नोटिस के एक वक्तव्य पढ़ दिया गया, जिसमें भारत राष्ट्रगान का निर्णय सुना दिया गया। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। साथ ही यह कह दिया गया वंदे मातरम का सम्मान, Nothing should go on record except the leader of the वंदे house मातरम speech. का सम्मान भी जन गण मन के सम्मान ही किया जाएगा। यह निर्णय किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप या लोकतांत्रिक निर्णय कहा जा सकता है, यह संविधान निवेताओं को निर्णय करने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। मैं अब बहुत ही ज्वलंत, हाईली इन्फ्लेमेबल वक्तव्य उस समय का पढ़ रहा हूं। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं। इसी जवाब से देश में इसी जवाब से इसी जवाब से let him complete his speech. We will go through that. Why you are disturbing him so much? If you are disturbing, we are already running late. Please don't disturb him. He's disturbing. I'm correcting. इसी जवाब से देश में आम लोगों को यह पहली बार पता चला कि भारत सरकार की कैबिनेट, जिसके मुखिया नेहरू थे, संविधान सभा के बाहर अस्थायी रूप से जन गण मन को भारत का नेशनल एंथम बनाने का निर्णय ले चुकी थी। अब मैं आपको बोलता हूं,
अपने इस जवाब में नेहरू जी कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को भी पेश किया और यह कहा कि जनगण मन ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड के आधार पर वहां के बैंड ने उस गीत के धुन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में बताया, जिसे दुनिया के सभी देशों ने बहुत सराहा। सिर्फ सराहा ही नहीं, उस नई धुन की कॉपी भी मांगी। अब सवाल ये उठता है कि नेहरू जी ने किस अधिकार से जनगण मन को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भारत के नेशनल एंथम के साथ साझा किया। न तो वो उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और न ही भारत के संविधान सभा ने नेशनल एंथम को कोई निर्णय किया था। नेहरू जी ने यह बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस और नेशनल एंथम कहां से सीखा था कि पहली किसी का नेशनल एंथम विदेशों में स्वीकृत कराया जाए और फिर उसे देश में स्वीकार करने के लिए कहा जाए। प्लीज बैठिए। I have Jairam Ramesh ji, full respect. Jairam Ramesh ji, please बैठिए. Let him complete his speech. I have full respect for national anthem. अग्रवाल जी बैठिए. I am talking about the procedure which was followed at that point of time, and the country should know, and the people, 1.4 billion people should know how the country was functioning and what was happening. Let him complete. 1 minute. Let him complete the speech. We will look into it. He is always telling he will substantiate his speech. We will look into it. You need not correct it. If anything is wrong, then we will look into it. We will correct it. Don't worry. Please continue. अब मैं ये कहता हूं, सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, Please you continue. This is not correct. It is not correct. Constituent Assembly in its 3-year tenure, Constituent Assembly in its 3 years tenure had 167 working days, but less than 9 minutes was formally dedicated to national anthem issue. Despite repeated demands for serious discussion by members like Sri Hari Vishnu Kamath, Seth Govind Das, Sri Shibban Lal Saxena, Sri B. Das and Sri Lakshmi Narayan Sahu, the debate was not allowed. मैं ये ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां भी जाने कि किस तरीके से देश में फैसले हुए। और मैं फिर पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं that I fully respect Jana Gana Mana as national anthem and dedicate my life, but how the decision was taken, अभी और सुनो, शिबन लाल सक्सेना formally proposed an amendment on November 15, 1948, Vande Mataram, the national anthem, and include it in the second schedule of the Constitution. इसको रिजेक्ट कर दिया गया और उस समय ये प्रश्न खड़े होने लगे कि क्या जो हमारी प्रोसेस है, जो हमने नेशनल फ्लैग के लिए कमेटी बनाई थी, क्या उस तरीके की कमेटी अपने राष्ट्रगान के लिए बनानी आवश्यक थी कि नहीं थी? यह प्रश्न खड़े होने लगे। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपने कहा कि आप ज्यादा जवाहरलाल नेहरू जी पर चर्चा करते हैं। असम के गवर्नर श्री प्रकाश जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी। माय डियर प्रकाश, थैंक यू फॉर योर लेटर्स ऑन August 3rd and August 4th, 1949 about the national song. I think we should wait now for the decision of the Constituent Assembly, which cannot long be delayed. For my part, I think it would be most unfortunate for Vande Mataram
to be adopted as national anthem. Yours most affectionate, Jawaharlal. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 जून 1948 को लिखी चिट्ठी में फिर से नेहरू जी ने यह साफ कर दिया कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम के योग्य नहीं मानते। उनके शब्द थे, हाँ मैं प्लीज कम पर्सनली personally, I do not think Vande Mataram is at all feasible as a national anthem. He is only quoting now. Wait it, Jairam ji, please wait it. National anthem, chiefly because of its tune, which does not suit to the orchestral and band rendering. नेहरू जी ने अपने विचार वो क्या कहा? It was thought by some people that Vande Mataram tune, with all its attraction and historical background, was not easily suitable for orchestras in foreign countries, and there was not enough movement in it. मैं अब एक और बात कहना चाहता हूं। वंदे मातरम के बारे में जब चर्चा होती है तो मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ सेशन में 15 अक्टूबर 1937 15 अक्टूबर को फतवा पास किया अगेंस्ट वंदे मातरम। जवाहरलाल नेहरू को इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग इट, नेहरू जी इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू वंदे मातरम और 5 दिन के अंदर, देखिए मैं जो तुष्टीकरण की बात बोलता हूं ना, इसकी शुरुआत और इसकी नींव उसी समय रख दी गई थी और 20 अक्टूबर को नेहरू wrote a letter to Subhash Chandra Bose and confessed that the background of Vande Mataram in the novel Anand Math might irritate Muslims. CWC मीटिंग में कांग्रेस ने बंगाल की मीटिंग में वंदे मातरम पर समीक्षा की और समीक्षा में आपने जिस तरीके की परिस्थिति रही वो आप सबके सामने है कि वंदे मातरम को आपने न वो स्थान दिया और न ही वो सम्मान दिया। यह बात हमको स्पष्ट होती है। अब मैं आपसे बात करता हूं। आप देखिए 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, आपने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पारित किया। इस एक्ट के तहत पेनाल्टी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग द इंडियन फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर फिर से आपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इंक्लूड नहीं किया। देयर इज नो पनिशमेंट। सभापति जी,
Under the act, there is no punishment if you disrespect or if you do not sing national song Vande Mataram. हम इनसे बात कर रहे हैं, आप आराम करो. अब We are already running late. As a senior member, you should understand. When you are speaking, they were shouting, I control to them. And like that, he has every right to answer in his way. Na? Only 1 minute. Only 1 minute. Yes. क्या ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है, क्या वंदे मातरम पे हो रही है? मैं जानना चाहता हूँ. वंदे मातरम की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, I will tell you, सब we are discussing about Vande Mataram only, but how that has been connected, he is trying to say, because यहाँ पर बता रहे हैं. सर, whatever you have said, जितना भी राजस्थान whatever you have said in your debate, इसमें क्या फर्क है वो बोल रहे हैं. वो भी नहीं please सुन रहे take आप. your seat. Please take your seat. साहब ये नहीं, अग्रवाल जी, नहीं. Let the leader speak. बार बार रोकने की कोशिश करेंगे. हम कहाँ कभी आप अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं, और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहाँ पर नकार रहे हो. और मैं और एक बात बोलना, आप ठीक बोल रहे थे अपने आप. Now I think you can take your seat. Let him continue. No, Please. आप एक मिनट. अरे आप ठीक बोल रहे. जब गार्गे जी उधर जरा जोश से कुछ बोलते हैं मोदी के लोग, तब आपको जरा गुस्सा आता है. अपने आप को जब बोलते हैं उतना गुस्सा नहीं आता. जरा उधर जब देखते हैं उसके लिए होता. और No. I told you already. No. That is not correct. What you saying is not correct. He is quoting only from the letters of Nehruji. What I have to do with it? Please continue. सर, चर्चा वंदे मातरम पर ही कर रहा हूं शुरू से. अब इनको जवाहरलाल नेहरू की बात चुभ रही है तो मैं क्या करूं? हम तो चर्चा इसी. अब ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं. अंत में आऊंगा तो मैं उस विषय को और गहराई से लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि समस्या क्या है. समस्या ये है कि राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने भारत के संस्कृति, भारत के एथोस, भारत का थॉट प्रोसेस, उसके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है. मां भारती ये मेरा शब्द नहीं है. भारत माता ये मेरे शब्द नहीं है. ये जनसंघ के शब्द नहीं है. ये आरएसएस के शब्द नहीं है. ये बीजेपी के शब्द नहीं है. ये हजारों साल की इतिहास से निकला हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द. आपने कॉम्प्रोमाइज किया. ये मां भारती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये भारत के जन जन में बसा हुआ, मन में बसा हुआ मंत्र है. और शक्ति, विद्या, धन, इसको जोड़ने का विषय जन जन के लिए है, लेकिन आपने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि इसकी ध्वनि हमको तब दिखी है जब कांग्रेस पार्टी कहीं शासन में आई है. कमलनाथ जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में उन्होंने
जो पहला वर्किंग डे होता था मंथ का, वहां वंदे मातरम गीत होता था, उसको उन्होंने बैन कर दिया सर्कुलर के। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड। दिग्विजय जी बताएंगे कल बड़े नासिर फत साहब हमारे बड़े आदरणीय हैं सर, आई एम ऑथेंटिकेटिंग सर। ये सर दिग्विजय जी घबराइए मत, पूरा पोथा ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं, पूरा पोथा सारा दे के आया हूं, ऐसी थोड़ी ना चर्चा करता हूं। अब कल नासिर साहब कह रहे थे कि हमारे कहीं भी हम वंदे मातरम के बारे में हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। सिद्धरामैया आस्क्स Karnataka Congress workers not to sing Vande Mataram Constitution on Constitution Day. Year 2022, leader of the opposition. Please take your seat. Please take your seat. Please take it. Don't disturb him. Leader. We have to conclude the discussion. Please take your seat. Another important debate has to be taken place. Please take your seat. It's not a document, it cannot be seen. It cannot be seen. सर क्या कहें, सर क्या कहें, इनको चर्चा को बाधित करना ये आदत सी बन गई है। कल ये लोकसभा से भाग गए थे, आज मेरा निवेदन है भागना मत, यहीं रहना। मैं नासिर साहब, मैं पढ़ करके बताता हूं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन कर्नाटका एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया was caught on camera telling office bearers of the Karnataka Pradesh Congress Committee that they are not required to sing Vande Mataram during the Constitution Day celebration. Please don't make noise. Only 1 minute. He is telling. He is giving you the evidence. He is authenticating everything. He is authorizing everything. What is your problem? We will look into the letter, please. Jay. Honorable Nadaji, continue. Please. अब ये जो लक्षण है जिसका मैंने उदाहरण के साथ उद्धृत किया, लक्षण, सिम्टम्स, ये सिम्टम्स आज का नहीं 100 साल पुराना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, ये थॉट प्रोसेस है और ये 100 साल पुराना है। आपने हर चीजों को कबूल किया है और आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात बोलते हैं तो जो 1913 से मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था वो अधर में लटका हुआ था, उसको आपने सबसे पहले उसमें हामी भरी और आपने उसको पास किया। और वह उसमें ब्रिटिशर्स ने दे ग्रांटेड स्पेशल प्रॉपर्टी राइट्स टू मुस्लिम्स एंड प्रिविलेज डिनाइड टू हिंदूज, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से 1936 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विभाजन कर दिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्टीशन कर दिया गया। उस समय सिंध की डिमांड मुस्लिम लीग ने की थी और हमारे सिंधी भाई, मराठी भाई, मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई, पारसी भाई, गोवन क्रिश्चियन कम्युनिटी सब चाहते थे कि प्रेसिडेंसी डिवाइड न हो, उसके बावजूद भी आपने एक्सेप्ट किया
और आप विभाजन के पार्ट बने। 1937 में जो मेरे पहले जिस पर चर्चा चल रही है कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को अपोज किया और कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में उसको कबूल कर लिया और 2 स्टैंडा पर ले आए और नेशनल सॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट को भी उन्होंने खारिज कर दिया। 1947 जून में जिन्ना का आइडिया 2 देश, उस दिन आपने 2 अंतरे वंदे भारत को खंडित किया था, क्षमा कीजिएगा, वंदे मातरम को खंडित किया था और 1947 में आपने भारत को खंडित आजादी दिलाई, खंडित कर दिया। और आजादी में भी जो आजादी हमें मिली, जिस एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उसमें भी आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस जिन्होंने वहां अटैक किया था, उनको आपने सरेंडर करते हुए आपने खंडित कश्मीर भी और उसके साथ साथ आपने संविधान में भी धारा 370 को डाल करके कॉम्प्रोमाइज कर डाला। ये आपकी आजादी। मैं ये सारे रिकॉर्ड इसलिए आपके सामने रख रहा हूं और अंत में सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी लड़ाई किस बात की? कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं, किसी और चीज की लड़ाई है नहीं, विचारों की लड़ाई है। और जब मैं विचारों की लड़ाई कहता हूं और जब मैं कहता हूं कि वंदे मातरम को सम्मान और स्थान नहीं मिला और मैं जन गण मन को पूरी इज्जत और मैंने कहा सारी जिंदगी उसके लिए मर खपने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश कॉम्प्रोमाइजेस से नहीं चलता है। ये हमारी आइडियोलॉजी। देश सच्चाई और इतिहास की बातों को ध्यान में रख करके चलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश अगर चलता है तो वो अनकंडीशनल नेशनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख करके चलता है। और इसलिए वंदे मातरम का गीत ये हमारे नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और नेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम को वही स्थान देना चाहिए जो हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को देते हैं संविधान में, उसको हमको जोड़ना चाहिए। आज 150 साल होने पर सार्थक चर्चा तभी होगी जब हम ये रिजॉल्व करेंगे कि जो स्थान नेशनल एंथम का है, जो स्थान नेशनल फ्लैग का है, वही स्थान वंदे मातरम का होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।